हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय नंबर 1 के साथ। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि इस अध्याय में हम लोगों को समझना है, पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और साथ में रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं और पढ़ना भी शुरू करते हैं। अब यहां पर आपसे कुछ चीजें आपको पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि देखिए, आपके आसपास के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसके बारे में आपको सोचना है और ये सोचना है कि भाई इस परिस्थिति में क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर कह रहा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, हम लोग फ्रिज वगैरह में ना रखें, बाहर दूध को खुला छोड़ दें, तो क्या होगा दूध का? तो कुछ समय के बाद दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, खट्टा हो जाएगा। इसी तरीके से लोहे का कुछ भी सामान है, जैसे कि तवा है या फिर तसला है या फिर कील है, उसको अगर आर्द्र वायुमंडल में हम लोग रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है भाई? लोहे में जंग लग जाता है, लोहा खराब हो जाता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें अंगूर की बात करें, तो अंगूर का जब किण्वन हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई? वो भी एक तरीके से नया चीज बन जाता है, समझ गए? अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो कहता है भोजन के बारे में कि भोजन हम लोग पका देते हैं तो क्या होता है भाई? जो भोजन था, जो चावल दाल सब्जी था, वो नए चीज में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तब क्या होता है? उसमें भी कुछ बदलाव आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो ये सब जो परिस्थितियां यहां पर आपको बताई जा रही हैं, इन परिस्थितियों में एक चीज आपको समान दिख रहा होगा। वो चीज समान है कि भाई जो भी चीज यहां पर है, उन सब का जो वास्तविक रूप था, उस रूप से नए चीज में वो सब परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे अगर हम लोग दूध की बात करें, तो दूध को जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं गर्मी के दिनों में रूम तापमान पर, तो वहां पर वो दूध जो है वो खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब क्या है भाई? खराब होने का मतलब है कि वो एक नया चीज में परिवर्तित हो गया, जिसको कि हम लोग सेवन नहीं कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से जब लोहा में जंग लगता है, तो लोहा में जंग लगने का मतलब क्या हो गया? जो लोहा हमारा Fe होता है, वो जंग लग करके बन जाता है Fe3O4 बन जाता है। ठीक है, तो ये एक नया चीज है, ये दूसरा चीज है। तो यही चीज कह रहा है कि यहां पर इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो शुरुआत में वस्तु हमारे पास थी, उसमें कुछ बदलाव आ जा रहा है, उसमें कुछ अंतर आ जा रहा है। कहता है कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहां पर आपको चीज समझनी क्या है? सबसे पहले तो आपको यहां पर जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है और साथ में भौतिक परिवर्तन है, इसको समझना जरूरी है। यहां पर इस अध्याय में आपको वो चीज नहीं पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि पीछे के क्लासेस में आप वो चीज पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा दिया गया है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में इस चीज को जरा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक तरफ है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो भाई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक परिवर्तन जब आप देखते हैं, तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग यहां पर किसी भी वस्तु के जो भौतिक गुण होते हैं उनमें बदलाव करते हैं। भौतिक गुण क्या होता है किसी भी वस्तु का? जैसे कि यहां पर जो हमारा पदार्थ है, उसका जो अवस्था होता है, वो एक प्रकार से भौतिक गुण होता है। इसी प्रकार से कोई वस्तु है, उसका आकार हो गया या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, ये सब भौतिक गुण होते हैं। तो किसी भी वस्तु के अगर हम लोग भौतिक गुणों में बदलाव करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। वही कोई वस्तु है, अगर उसके रासायनिक स्थिति में, रासायनिक जो उसका फॉर्मूला है, उसमें अगर बदलाव करते हैं, तो वो हमारा एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है।
ये बेसिक चीज है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहां पर, अगर लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे में जंग लगता है मतलब क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोहा का फॉर्मूला है, समझ गए, उसी में बदलाव आ जाता है। जो वहां पर हमारे पास पदार्थ है उसका जो रासायनिक पूरा आकृति है वो बदल जाता है। जैसे Fe है हमारे पास, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, Fe3O4 या फिर Fe2O3 बन जाएगा। तो ये सब स्थिति में क्या हो रहा है, इसका वास्तविक रूप ही बदल जा रहा है, इसका रासायनिक गुण ही बदल जा रहा है। समझ गए? तो ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारे सामने एक चीज है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है कि भाई रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। वैसे अगर आपने नोट्स परचेज किया है, नोट्स लिया है हमारा, तो उस नोट्स में ये चीजें आपको सारी चीजें, सारे डेफिनेशन वगैरह साथ में मिल रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ वस्तु का भौतिक गुण बदलता है, जबकि वो अपने वास्तविक रूप में रहता है। वास्तविक रूप कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे अगर हम लोग पानी को लेते हैं तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर इस H2O को, इस पानी को अगर हम लोग जमा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। ठोस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये बर्फ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बर्फ H2O है? जी हां है। इसी प्रकार से जब H2O को पिघला दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा द्रव बन जाएगा। और द्रव कहने का मतलब क्या हो गया, द्रव कहने का मतलब हो गया कि जल हो गया। तो क्या जल H2O होता है? जी हां होता है। इसी प्रकार से उदाहरण अगर मैं लूं, यहां पर मान लो कि मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर को मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं, मोड़ देता हूं, एक बार और मोड़ देता हूं, या फिर इसको फाड़ देता हूं, तो क्या हुआ यहां पर, यहां पर हुआ भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हमने इस पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव किया है। रासायनिक गुण जो इसका था वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। समझ गए? तो यही चीज कहता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और हमारा जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर रासायनिक परिवर्तन हमारे जल में ही करें, यानी कि यहां पर H2O का ही हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, यानी कि H2O को तोड़ दें, तो वो H2 और O2 में टूट जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर H2O से हमारा नया पदार्थ बन गया। समझ गए? इसी प्रकार से जब हम लोग देखें, जब भी भौतिक परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, तो उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी H2O को अगर हम लोग बर्फ से जल बना देते हैं तो उसमें जो H2O के गुण होते हैं, जल के गुण होते हैं, वही गुण रहेगा, वो गुण उसका गायब नहीं होगा, बदलेंगे नहीं। लेकिन जब भी रासायनिक गुण होता है, सॉरी, जब भी रासायनिक हमारा परिवर्तन होता है, उस समय हम लोग एक तरीके से नया वस्तु बना देते हैं, पुराना वस्तु गायब हो जाता है। तो इसके साथ ही क्या होता है, रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मतलब सोचो, यहां पर हमारा एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, यहां पर ये H2O है। H2O यानी कि जल जो है, उसमें कितना भी आग लगाने का कोशिश करो, आग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए H2O का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसी H2O को हम लोग तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं, तो ये ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होता है। हाइड्रोजन भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। सोचो कि कितना हमारा गुण परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कहता है कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, और यहां पर रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि एक प्रकार से जो आकृति, जैसे H2O है तो H2O में H2O2 हो गया, ये परिवर्तित हो गया। लेकिन जब हमारा भौतिक परिवर्तन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ ही भौतिक परिवर्तन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग पुराने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, वो उसको बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बर्फ को पिघला करके पानी बना दिया तो उसको फिर से ठंडा करके हम लोग बर्फ बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन में हम लोग पुराने पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक प्रकार से।
अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं भाई? तो इसको जरा सा समझते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम मान लो कि यहां पर हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन को मिला करके अगर हम लोग जल बना रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का क्या हो रहा है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इनको हमने मिलाया, क्या बन गया? यहां पर हमारा जल बन गया, H2O बन गया, ठीक है। अब यहां पर रासायनिक परिवर्तन होने के लिए जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसी को यहां पर कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये जो बदलाव हो रहा है ना, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया अभिक्रिया, ठीक है। ये बदलाव हमारा हो गया रासायनिक बदलाव, रासायनिक परिवर्तन। और इस बदलाव को होने के लिए जो प्रक्रिया हुई वो हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग कहें तो यहां पर यही चीज कहता है कि जब भी कहीं भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों को उत्तर हम आगे कुछ क्रियाकलाप करते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और अपना ये डेफिनेशन समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन यहां पर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ के द्वारा नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जिसमें एक पदार्थ या फिर एक से ज्यादा पदार्थ नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसी को अगर हम लोग दूसरी तरीके से लिखें तो यहां पर लिखा जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ अथवा एक से अधिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान सा चीज है। एक तरीके से आपके अध्याय का पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। डेफिनेशन यहां पर है, आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह आपके अध्याय का पहला क्रियाकलाप भी है, जिसमें कि आपको मैग्नीशियम रिबन को, ये मेरे पास है मैग्नीशियम रिबन, अब यहां पर मैं जला नहीं रहा हूं क्योंकि ये स्टूडियो है, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, धुआं वगैरह हो जाएगा इस वजह से। तो जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को यहां पर जब आप जलाएंगे, इस प्रकार से यहां पर जब आप जलाएंगे तो यहां पर क्या होगा? ये जो मैग्नीशियम है ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे MgO, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है या फिर अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब कि एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अब यहां पर इसकी जो गुणधर्म है ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो क्या है? ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी किताब को देखते हैं तो वही चीजें हमें फिर से देखनी है। क्या देखना है भाई? हमारा सबसे पहला क्रियाकलाप हमें देखना है। इस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है? कह रहा है यही चीज जो अभी तुरंत आपको मैंने दिखाया कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है। यही है मैग्नीशियम रिबन, इतना छोटा सा आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। उसको क्या करना है? उसको यहां पर आपको रगड़कर साफ कर लेना है। फिर इसको चिमटे से पकड़ करके स्पिरिट लैंप या बर्नर की मदद से आपको इसको जलाना है।
तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो यहां पर ये जब जलेगा तो इसमें से बहुत तेज व्हाइट उजली रोशनी निकलेगी और साथ में जलने के बाद यहां पर हमें सफेद रंग का राख मिलेगा, जिस राख को हमें जमा कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो राख बना इस मैग्नीशियम के जलने के बाद, वो राख हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही प्रक्रिया को यहां पर आपको समझाया गया है कि यहां पर कहता है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। अभिक्रिया तो आपको मैं दिखा चुका हूं, लेकिन फिर से लिख देता हूं, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और साथ में क्या बन गया, MgO बन गया। यही हमारा अभिक्रिया हो रहा है। मैग्नीशियम जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन हवा हमारे हवा में मौजूद है, इन दोनों ने अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला हमारे पास अभिक्रिया कौन सा है, यहां पर क्रियाकलाप दिया गया है कि आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट को एक परख नली में घोल देना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है और यहां पर क्या बनता है ये आपको चेक करना है, देखना है। तो यहां पर लेड नाइट्रेट मतलब क्या, PbNO3 का होल 2 और साथ में यहां पर हमारा पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या, Ki। अब बनेगा क्या कि हमारा बनेगा KNO3 प्लस PbI2, ये हमारा बनेगा। ठीक है, यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है। अब रिएक्शन में क्यों लिखवा रहा हूं, ये रिएक्शन इसलिए लिखा रहा हूं कि इस अध्याय में जितने भी आपको अभिक्रियाएं दी गई हैं, रिएक्शन दिए गए हैं, वो सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब ये चीज क्या हो रहा है, ये क्या है, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप ये चीज पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं। ठीक है, आगे यहां पर हम लोग समझाएंगे कि ये क्या होता है, अभिक्रिया को ऐसे कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें। बस ये चीज यहां पर जान लीजिए कि ये हमारा अभिक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो दोबारा से एक बार पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका ये सारी चीजें जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, जब दोबारा देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़े तो यहां पर अभिक्रिया 1.3 है। यहां पर आपको क्या करना है, जिंक लेना है। जिंक का आपको कुछ दानेदार जिंक मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े जिंक के लेने हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। तनु होना चाहिए, तनु मतलब कि वो पतला होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों का अभिक्रिया करवाना है। अभिक्रिया का फॉर्मूला मैं यहां पर भी लिख देता हूं, जिंक है प्लस H2SO4 है। जब ये अभिक्रिया होगा तो बनेगा ZnSO4 और साथ में यहां पर हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस अभिक्रिया को भी हमने देख लिया। अब तक कुल मिलाकर हमने 3 अभिक्रियाएं देख ली। अब 3 अभिक्रिया को देखने के बाद यहां पर क्या कहता है, कहता है कि ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब यहां पर बता रहा है कि अगर आपके आसपास कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर यह कह रहा है कि जब भी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये आपको कुछ चीजें दिखेंगी, ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो आपको अवस्था में परिवर्तन दिखेगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे दिखेगा भाई, हमने ऊपर क्या देखा, हमने यहां पर जिंक को H2SO4 में डाला, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला और यहां पर हमारा क्या बन गया, H2 बन गया। H2 बन गया मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। तो क्या हुआ यहां पर, हमारा यहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से यहां पर रंग में परिवर्तन होता है जब भी हमारा अभिक्रिया होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसमें भी जिंक वाले रिएक्शन में भी रंग में अब अंतर होगा और यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों का पीला कलर का रिएक्शन, इसमें हमको पीला रंग दिखेगा, ये वाले रिएक्शन में भी, तो वहां पर भी रंग का अंतर दिखता है। कई जगहों पर आपको रिएक्शन में क्या दिखेगा, रंग में अंतर दिखेगा। इसके साथ ही यहां पर क्या होगा, गैस का निकास होगा, गैस बनेगा, गैस निकलेगा। हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, इसके साथ ही तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन होगा, कहां पर होगा तापमान
में परिवर्तन। यहां देखिए, यहां पर जो ये रिएक्शन हुआ जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यहां पर जब आप इस टेस्ट ट्यूब को छूने की कोशिश करेंगे तो ये काफी गर्म होगा, क्योंकि यहां पर गर्मी निकल रही है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो उसमें से भी बहुत तेज रोशनी निकलती है और काफी गर्मी निकलती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब भी रिएक्शन होता है वहां पर तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। मतलब हमें अब आगे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, और साथ में यहां पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रतीक के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यह चीज यहां पर हमें समझना है और पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्या शुरुआत करते हैं, हम लोग यहां पर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमने यहां पर क्या अभी तक पढ़ा, अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, रासायनिक परिवर्तन से कैसे जुड़ा हुआ है, कब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। हम यहां पर अब क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब ये समीकरण आप शब्द कहीं सुन रहे होंगे, आपने गणित में समीकरण शब्द सुना होगा। ठीक है, समीकरण क्या होता है, हम लोग जैसे लिखते हैं x+3 = y, ये क्या है, ये एक प्रकार का समीकरण है। ठीक है भाई, ये आप गणित में इस प्रकार का समीकरण देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम अपने रासायनिक अभिक्रिया को इसी प्रकार के समीकरण में प्रदर्शित करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों को यह फायदा होगा कि हम लोग छोटा सा समीकरण लिख करके किसी भी अभिक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब यहां पर आपके मन में सवाल होगा कि सर ऐसा करने की जरूरत क्या है। जब हम सीधा सीधा किसी भी अभिक्रिया के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको यहां पर हम लोग प्रतीक के रूप में क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका कारण यहां पर यह है कि जैसे हमने अभिक्रिया देखा था कि भाई मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, क्या बन गया, MgO बन गया। हमने इस अभिक्रिया को देखा था। तो अगर आप समीकरण का उपयोग नहीं करेंगे, वैसे ये क्या है, ये भी एक समीकरण ही है। ठीक है, मान लीजिए आप समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं, तो इस अभिक्रिया को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आपको किसी भी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना होगा, उसको दिखाना होगा। ठीक है, अच्छी बात है, दिखा सकते हैं। तो यहां पर परेशानी क्या है, परेशानी यहां पर यह है कि हम लोग जब कई सारे अभिक्रियाओं को लिखते हैं जिसमें कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो वहां पर ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये जो यहां पर विवरण है, ये काफी बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। समझ गए, कई अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें हमको एक निश्चित दाब देना होता है, वहां पर उसको निश्चित तापमान पे रखना होता है, साथ में वहां पर कई सारी चीजें और लगती हैं ताकि रिएक्शन हो, वहां पर हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर हम लोग का ये कोशिश है कि यहां पर हम लोग कम से कम चीजें लिख करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सके, दे सकें। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से वाक्य के रूप में नहीं लिखना है, यह हमें समझ में आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, हमको यह पता है कि हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो भाई समीकरण कैसे लिखेंगे, तो समीकरण में सबसे आसान जो तरीका है समीकरण लिखने का, वो है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कहने का मतलब क्या है, शब्द समीकरण कहने का मतलब है कि यहां पर जो भी हम अभिक्रिया लिख रहे हैं उसमें हमारे जो भी यहां पर तत्व शामिल हो रहे हैं उनके नाम हम लोग शब्द के रूप में लिखें। शब्द के रूप में नाम लिखे कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसके लिए हम लोग मैग्नीशियम पूरा नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखेंगे, इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा नाम लिखेंगे। ये क्या है, ये एक अभिक्रिया है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में हम लोग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई, समीकरण कैसा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, तो यह हमारा हो गया शब्द समीकरण, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको यहां पर इस समीकरण के बारे में जानना है कि इस समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं, इसमें क्या थोड़े नियम कानून होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस अभिक्रिया को आप लोग देख रहे हैं, इस अभिक्रिया को लिखने में, इस समीकरण को लिखने में हम क्या करते हैं, एक निश्चित समीकरण बनाते हैं, एक निश्चित तरीके से, निश्चित आकार से। कैसे? तो यहां पर हमने पता है कि हम लोग अभिक्रिया जब कराते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास पहले से होती हैं और कुछ चीजें अभिक्रिया के बाद बनती हैं। जैसे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम हमारे पास पहले से है जो कि अभिक्रिया में शामिल हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो वैसी चीजें, वैसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में शामिल होते हैं, वो जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग यहां पर किस तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है भाई, बाईं तरफ ऐसे देखो, ऐसे ये बाईं तरफ हो गया, ये दाईं तरफ हो गया। तो यहां पर हम लोग यहां पर इसको क्या करते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। बाईं तरफ में जितने भी हमारे पदार्थ अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं उन सब पदार्थ को हम लोग बाईं तरफ लिखेंगे और सारे पदार्थों के बीच में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। मतलब 10 पदार्थ अगर अभिक्रिया में शामिल हैं तो 10 पदार्थ को लिख करके सबके बीच में जोड़ लगा देंगे कि भाई ये सब आपस में जुड़ रहे हैं या फिर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, तैयार होता है, जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उसको हम लोग दाहिनी तरफ लिखते हैं। ठीक है, अगर यहां पर 4 पदार्थ बन रहे हैं तो चारों पदार्थ को यहां पर हम लोग जोड़ कर करके सबको इस प्रकार से लिखेंगे और हमारा इस प्रकार से यहां पर समीकरण बनेगा। और इनके बीच में यहां पर हम लोग इस प्रकार से एरो देंगे। एरो एक दो काम करता है। पहला तो काम करता है कि हमारे ये जो अभिकारक हैं, अभिकारक क्या है अभी मैं समझा रहा हूं, ये जो पदार्थ जो कि अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं इनको और जो पदार्थ, जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनको अलग अलग करता है। और दूसरा यहां पर एरो देख रहे हैं, एरो इस प्रकार से दिया गया है, तो एरो यहां पर दिखा रहा है कि हमारा अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। किस तरफ कहने का मतलब क्या है कि पहले कौन सा पदार्थ था और बाद में हमारे पास कौन सा पदार्थ बना, यह चीज यहां पर एरो हमारा प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर समझ रहे हैं कि भाई यहां पर समीकरण कैसे लिखते हैं। अब यहां पर एक शब्द मैंने बोला अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक एक प्रकार से बहुत आसान चीज है कि वैसे उत्पाद, वैसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं, अभिक्रिया से पहले जो मौजूद हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं। उसी प्रकार से यहां पर हमारा जो अभिक्रिया के बाद पदार्थ तैयार होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। अभिकारक और उत्पाद आप आसानी से समझ गए होंगे कि भाई अभिक्रिया के पहले जो चीजें हैं जो कि अभिक्रिया में शामिल हो रही हैं वो हमारा हो गया अभिकारक, और जो अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ बन रहा है वो हमारा हो गया उत्पाद। क्लियर बात है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे यहां पर बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। लो भैया, अभिकारक को यहां पर भी समझा दिया, इनको अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बना वो क्या हो गया, उत्पाद। आसान सा बात है, क्लियर बात है, कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे यही चीजें बताई गई हैं जो कि यहां पर मैंने आपको दिखा दिया कि देखो भैया, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद के परिवर्तन को उनके मध्य में एक तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यह चीज मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हमारे सामने क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। मतलब यहां पर क्या है, हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि शब्द समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण सीख गए। क्या शब्द समीकरण ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, शब्द समीकरण हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर हम लोग एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं अपने समीकरण बनाने का, रासायनिक समीकरण लिखने का। इसमें यह तरीका होता है कि हम लोग जितने भी हमारे पदार्थ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके जो भी सिंबल होते हैं,
जो भी चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई जितने भी यहां पर पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब के नाम लिखना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। समझ गए? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर लेड नाइट्रेट या फिर पोटेशियम आयोडाइड, ये काफी लंबा लंबा हो जाता है। तो यहां पर यह कोशिश किया जाता है कि इसको और छोटा किया जाए, और छोटा करके हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहां पर लोगों को मुहैया कराएं। तो यहां पर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सूत्रों का समीकरण। जैसे यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख दिया, मैग्नीशियम है तो Mg लिख दिया, ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिया। क्लियर बात है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? जितने भी हमारे पदार्थ हैं उन सब के यहां पर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब यहां पर जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो अभी तुरंत हमने ये रिएक्शन की बनाया था। इसमें यहां पर हमारे सामने क्या है? यहां पर है लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला लिख दिया। यहां पर हमारे सामने है पोटेशियम आयोडाइड, ये लिख दिया Ki। इसी प्रकार से हमारे पास जो पदार्थ बना, जो उत्पाद बना, वो क्या है? हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, तो यहां पर ये लिख दिया। इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड है तो ये लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम लोग एक कम से कम लिख करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का कोशिश करते हैं। ठीक है? अब यहां पर देखिए आगे यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, नहीं तो समीकरण असंतुलित है। अब यहां पर एक नया चीज है कि देखो भैया, यहां पर जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें तुम ये जो एरो है इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर जितने भी हमारे तत्व हैं उनके आप एटम्स की संख्या यानी कि परमाणुओं की संख्या गिनो। जैसे यहां पर हमारा अभिक्रिया क्या हुआ? Mg प्लस O2 क्या बना? MgO बना। ठीक है? अब यहां पर कौन कौन से हमारे तत्व हैं? तो पहला Mg है, दूसरा O है, ऑक्सीजन। ठीक है? अब यहां पर हमें चेक करना है कि बाईं ओर यानी कि अभिकारक में Mg के कितने तत्व हैं, Mg के कितने परमाणु हैं, और साथ में यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं। तो अगर हम लोग यहां पर अपने ओर देखें यानी कि बाईं ओर देखें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है तो हम एक लिख देंगे। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। दो परमाणु क्यों है भाई? क्योंकि जब O2 लिखते हैं तो O2 क्या है? एक प्रकार का अणु है जिसमें कि ऑक्सीजन के दो यहां पर परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर क्या हो गया? एक अणु है तो यानी कि यहां पर दो हमारा परमाणु हो गया। इसी प्रकार से जब दाईं ओर हम लोग देखेंगे तो MgO है। MgO में यहां पर क्या हुआ? Mg के कितने यहां पर परमाणु? तो एक परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो एक परमाणु। क्यों? क्योंकि यहां पर MgO जो हमारा तत्व है, MgO जो यहां पर हमारे पास यहां पर पदार्थ है, इस पदार्थ में यहां पर एक मैग्नीशियम का परमाणु है और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है। तो यहां पर आप देखो मैग्नीशियम की संख्या तो बराबर है, लेकिन वहीं जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या हमें बराबर नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एक तरफ दो है, एक तरफ एक है। तो क्या यह समीकरण हमारा संतुलित है? जी नहीं, ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण नहीं है बल्कि असंतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण कब होगा? संतुलित समीकरण तब होगा जब यहां पर हमारा इस एरो के बाईं ओर और दाईं ओर यानी कि अभिकारक में और यहां पर पदार्थ में जितने भी हमारे तत्व हैं उनके सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तब हम कहेंगे कि हमारा यहां पर समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हमारे पास कोई ऐसा समीकरण है जिसमें कि यहां पर यह संतुलित नहीं है बल्कि एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ यह दिखा रहा है कि कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं अभिक्रिया में, तो ये जो हमारा ये जो समीकरण होता है इसको हम लोग ढांचा समीकरण कहते हैं। कैसा समीकरण? ढांचा समीकरण।
अब यहां पर देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और यहां पर एक सवाल को समझते हैं, जानते हैं। हमने अभी तुरंत देखा कि भाई संतुलित समीकरण होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो सवाल यह है कि हमको संतुलित समीकरण क्यों चाहिए, या फिर संतुलित समीकरण का क्या फायदा है, क्यों उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक बात है, हमारे पास एक नियम है जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। कक्षा 9 में एक नियम आपने पढ़ा था, वो था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। वहां पर हमने देखा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब ना तो द्रव्यमान को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, मतलब यह है कि जब भी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जो वहां पर हमारे पास अभिकारक हैं उनका जो द्रव्यमान है, और साथ में जो हमारे पदार्थ तैयार हुए, जो कि हमारे उत्पाद तैयार हुए, इनका द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? इसलिए बराबर होना चाहिए कि यहां पर अगर हम लोग Mg प्लस O2 और MgO तैयार हुआ, इसमें अगर हम लोग यहां पर 10 ग्राम दे रहे हैं मैग्नीशियम और यहां पर 5 ग्राम हमारा ऑक्सीजन लग रहा है, तो यहां पर MgO का कुल वजन कितना होना चाहिए? 15 ग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग 10 ग्राम और 5 ग्राम डाल रहे हैं तो इसमें से 2-3 ग्राम उड़ तो नहीं सकता है, गायब तो नहीं हो सकता है। हम जितना लगाएंगे उतना ही यहां पर हमारा तैयार होना चाहिए। समझ गए? यही चीज हमें ध्यान रखना है कि भाई हम जितना हम अभिकारक डालेंगे उतना ही वजन का हमारा यहां पर जो उत्पाद है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम लोग जो यहां पर समीकरण लिख रहे हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें यहां पर हम लोग तराजू से द्रव्यमान की तुलना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि तराजू लेकर अभिकारक तौलेंगे, तराजू लेकर हम लोग यहां पर हम लोग उत्पाद तौलेंगे, नहीं, वैसे नहीं बात होती है। यहां पर हम लोग जब समीकरण की बात कर रहे हैं तो हम ये अणु के स्तर पर, परमाणु के स्तर पर बात कर रहे हैं। उस स्तर पर यहां पर सबसे आसान तरीका है गिनने का या फिर चेक करने का कि हमारा उत्पाद और हमारा जो ये अभिकारक है ये बराबर है या नहीं है। बराबर कैसे होगा? वहां पर तरीका ये है कि हम लोग जितने भी तत्व हैं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिन लेते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर यह होगा कि हमें यह पता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उस समय में कोई अगर यहां पर तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर जब अभिक्रिया में शामिल होता है तो वो अभिक्रिया के पहले भी ऑक्सीजन रहता है और अभिक्रिया के बाद में भी ऑक्सीजन रहता है। वो ऑक्सीजन से कार्बन नहीं बन जाता है, वो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बाद में भी रहेगा। तो अंतर क्या होगा? अंतर यहां पर यह होगा कि जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है ना, वो अलग अलग हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहां पर अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड था, मैग्नीशियम अलग से बैठा हुआ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो गया? यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बॉन्ड बन गया। यह सिर्फ बदलता है। जो ऑक्सीजन का यहां पर परमाणु है वो ऑक्सीजन का ही परमाणु रहेगा, मैग्नीशियम का परमाणु है वो मैग्नीशियम का ही परमाणु रहेगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास ये तरीका है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया के पहले जो भी तत्व हैं, जो भी हमारे पास अभिकारक हैं, उनमें सभी हम तत्वों के परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं और बाद में यानी कि जो उत्पाद तैयार हुआ उसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं और इस गिनती को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो समीकरण होगा वो संतुलित हो जाएगा और वो एक प्रकार से हमारा सही समीकरण होगा। उसमें हम लोगों का ये जो नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, वो भी पालन हो जाता है और साथ में हम अपने अभिक्रिया को अच्छे से प्रदर्शित भी कर लेते हैं। हमको ये जानकारी भी मिल जाती है कि कितने परमाणु किसी तत्व के दूसरे तत्व के कितने परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो कितने, उसके कितने परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, ये सब चीजें हमें जानकारी यहां पर मिल जाती है।
अब यहां पर हम लोगों के सामने सवाल है कि हम लोग यहां पर जो भी हमारे अभिक्रिया हैं, जो भी समीकरण हैं, इनको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं, समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये अभिक्रिया मैं आपको दिखा चुका हूं, जिंक प्लस H2SO4, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये चीज मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूं, यही वाला अभिक्रिया था वहां पर, ये आप देख चुके हैं। अब यहां पर हमें चेक करना है कि भाई यहां पर ये संतुलित है या नहीं है, उसके बाद ना हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले तो चेक करना है कि संतुलित है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ये आपको टेबल बनाने आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। इस चीज को संतुलित करने को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिख देंगे सारे तत्वों को लिख देंगे। यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, अभिकारक में उनकी संख्या लिख देंगे। ठीक है, अभिकारक में हम लोग संख्या लिख देंगे, और यहां पर हम लोग यहां पर लिख देंगे उत्पाद में संख्या। ठीक है, यहां पर तत्व हमारे पास सबसे पहले क्या है, जिंक है, तो यहां पर हम लोग Zn लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास यहां पर इसको मैं जरा सा बड़ा लिख देता हूं, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो यहां पर देखिए, हमने पहला तत्व देखा, जिंक लिख दिया। दूसरा तत्व कौन सा है, ये हाइड्रोजन है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद हमारे पास तत्व का है SO4 में, ये S एक तत्व है, सल्फर तत्व है। ठीक है भाई, S लिख दिया यहां पर, और इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, तो यहां पर हमने ऑक्सीजन लिख दिया। कुल मिलाकर 4 तत्व हैं हमारे पास यहां पर इस अभिक्रिया में शामिल। ठीक है, अब इन 4 तत्वों की संख्या हम लोग देखते हैं परमाणुओं की। सबसे पहले अभिकारक में देखते हैं। अभिकारक में अगर तुम देखोगे तो तुमको यहां पर क्या पता चलेगा, पता चलेगा कि यहां पर जिंक के सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु यहां पर है, तो जिंक का हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का यहां पर 2 परमाणु है। कैसे भाई, H2SO4 में 2 परमाणु कैसे हैं हाइड्रोजन के, तो यहां पर देखो H2 कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास ये पदार्थ है, इसमें हाइड्रोजन के 2 यहां पर हमारे परमाणु शामिल हैं। इस प्रकार से बॉन्ड में 2 परमाणु शामिल हैं, तो हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया, 2 परमाणु हो गए। इसके बाद सल्फर सल्फर सिर्फ 1 है, S, तो यहां पर हम लोगों का सल्फर 1 हो गया। और ऑक्सीजन 4 है, 4 है, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर 4 है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, क्लियर बात है। इसी तरीके से अब अगर हम लोग उत्पाद की बात करें, तो उत्पाद में यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्पाद में गिनती जब देखते हैं तो जिंक हमको देखने को मिलता है सिर्फ 1। जिंक कितना है, 1 है, अच्छी बात है। सल्फर यहां पर कितना है भाई, सल्फर यहां पर 1 है, तो सल्फर में हमने 1 लिख दिया। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। ऑक्सीजन की संख्या है 4, तो 4 लिख दिया। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। अब यहां पर जरा इसको मिलाते हैं। मिलाने पर क्या पता चलता है हमें, हमें पता चलता है कि भाई जिंक की संख्या बराबर, हाइड्रोजन की संख्या बराबर, इसी तरीके से सल्फर की संख्या बराबर, और इसी तरीके से ऑक्सीजन की संख्या बराबर। तो कुल मिलाकर यहां पर हमारे पास जो अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, वो उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मतलब ये जो हमारा अभिक्रिया है, ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े, तो आगे अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिस उदाहरण से हम लोग यहां पर देखेंगे, समझेंगे कि हम लोग यहां पर संतुलन कैसे करते हैं, जो समीकरण है उसको संतुलित कैसे करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, यहां पर एक समीकरण दिया गया है। समीकरण आपको छोटा सा होगा, दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। यहां पर नहीं दिख रहा है तो आपके पास किताब भी है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर मैं ऐसा करता हूं ना कि मैं आपको दूसरा पेज ही खोल लेता हूं, वहां पर साफ साफ आपको ये चीज मैं दिखाने पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो उसी हम लोग समीकरण को लेते हैं और उसी समीकरण को यहां पर हम लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया समीकरण।
अब इस समीकरण में देखिए यहां पर क्या है, Fe H2O, Fe3O4 और H2। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर हमें वो चार्ट बनाना है जो हमने अभी तैयार किया था। चार्ट बनाएंगे, देखो भाई यहां पर मैं चार्ट बना देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा तत्व हो गया, यहां पर हमारा अभिकारक हम लोग लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में ही अभी अभी की सिर्फ लिख दे रहा हूं, और यहां पर हमारे सामने क्या है, उत्पाद है। ठीक है, ये क्लियर बात है, ये चीजें हो गई। तत्व कौन कौन सा है, पहला तो एफी तत्व है। एफी तत्व यहां पर मैं इसको दूसरा कलर से लिख देता हूं, एफई तत्व है पहला। दूसरा हाइड्रोजन है, एच है, तो एच हो गया। और तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन ओ हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे जो अभिकारक हैं, अभिकारक में कितनी संख्या है आयरन की, तो यहां पर एक है, एक यहां पर हमारे साथ एक परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन दो है भाई, दो आपको पता चल गया क्यों है, क्योंकि H2 दिया गया है। ओ यहां पर ऑक्सीजन एक कितना है, एक है। ठीक है, अब उत्पाद में आते हैं, उत्पाद में यहां पर क्या बात हो रहा है, उत्पाद में यहां पर बात हो रहा है Fe3O4H2। Fe कितना है, आयरन कितना है, तीन यहां पर परमाणु है, तो इसको लिखो तीन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन चार परमाणु है, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो परमाणु है। अब यहां पर बताओ कि क्या यह हमारा समीकरण संतुलित है, जी नहीं, बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हमारा क्या है, संतुलित है, बाकी दोनों क्या है, बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को यहां पर हमें संतुलित करना है। तो आइए संतुलित करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि यहां पर जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, समीकरण में जो यहां पर ये हमारे पदार्थ है, इनके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से सारे यहां पर जो भी पदार्थ हैं इनको हम लोग ऐसे घेरा लगा देंगे। अब बोले सर घेरा क्यों लगा रहे हैं, घेरा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई देखो तुम लोग अभी नया नया यहां पर समीकरण को संतुलित करने आए हो, तो यहां पर हो सकता है कि तुम लोग ऐसी गलती कर दो जो कि तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर हम लोग H2O की बात करें, तो H2O में कभी भी हम लोग H2O के साथ यहां पर दो ऐसे नहीं लिखते हैं, समझ गए। तुमको यहां पर इस प्रकार से संख्या नहीं बढ़ानी है, तुमको क्या करना है, यहां पर इनकी संख्या में बदलाव करके संतुलन करना है। लेकिन संख्या बढ़ाना कैसे है यह सीखना तुमको जरूरी है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को हम लोगों को बराबर करना है, इस तरफ है चार, इस तरफ है एक। कुछ लोग क्या करेंगे, कई बार बहुत लोग ऐसा करते हैं गलती में, वो लिख देंगे H2O4 हो गया बराबर, इधर भी चार उधर भी चार हो गया बराबर। क्लियर बात, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पर H2O और H2O4 में अंतर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये एक अलग पदार्थ है, बिल्कुल अलग, जिसका गुणधर्म अलग है, जिसको कोई लेना देना नहीं है H2O से, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना है, हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक प्रकार का घेरा लगा देंगे। और घेरा लगा के क्या करेंगे भाई, घेरा लगाने से क्या होगा, घेरा लगा के हमको यह करना है कि यहां पर हम लोग नंबर बदलाव करेंगे, संख्या में बदलाव करेंगे। और संख्या कैसे बदलेंगे, इसके पहले यहां पर हम लोग नंबर लिखेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे। इसका क्या मतलब होता है, यहां नंबर लिखने का क्या मतलब होता है, यहां नंबर लिखने का मतलब होता है जब भी मैं अगर H2 के आगे यहां पर 3 लिख दूं या 2 H2 लिख दूं या फिर 3 H2O लिख दूं, इसका मतलब होता है कि हमारे अभिक्रिया में 3 H2O के 3 मॉलिक्यूल शामिल हैं, 3 अणु शामिल हैं। इसी प्रकार से 2 H2 लिखने का मतलब है कि हमारे अभिक्रिया में H2 के 2 मॉलिक्यूल शामिल हैं, अणु शामिल हैं। 3 H2 लिखने का मतलब है कि हमारे अभिक्रिया में H2 के 3 मॉलिक्यूल शामिल हैं, अणु शामिल हैं। समझ गए, तो ये चीज हमारा सही है। लेकिन जब हम लोग H2O2 कर देते हैं, H2O4 कर देते हैं ना, तो वो हमारा गलत हो जाता है, वैसा हमें नहीं करना है। तो आइए संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित होगा। आपको क्या क्या नियम कानून है ये पता चल गया भाई। अब संतुलित करना है संख्या लगा करके। संतुलित करने का तरीका, ये जो जनरली तरीका अपनाया जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बारी बारी से एक एक तत्व को पकड़ पकड़ के हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, और अंत में जाकर के पूरा हम लोग समीकरण बराबर करते हैं। यहां पर जैसे हमारे पास क्या है, Fe है, H है, O है।
सबसे पहले हम किसको बराबर करेंगे? तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई देखो ऐसा करो, जनरली तरीका अपनाओ कि जिसका तुमको संख्या सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको सबसे पहले तुम बराबर करो। सबसे ज्यादा संख्या किसका है भाई? ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है, O4 4 है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो यहां पर हमें क्या बदलाव करना होगा? यहां पर अगर हम लोग 4 लगा दें तो 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा? यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर 4 हो गया, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन भी है, H2O भी है, तो यहां पर गुना 4 करो और यहां भी गुना 4 करो। अब देखो यहां पर हमारा क्या ये समीकरण बराबर हुआ? तो भाई समीकरण में अगर तुम देखो तो यहां पर हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन के यहां पर परमाणु हो गए 4 और इधर भी ऑक्सीजन का परमाणु 4 है। लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है कि हमने हाइड्रोजन की भी संख्या बदल दी। जो पहले से बराबर था अब वो हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया टोटल, और ये हमारा तो 4 हो गया। अब सोचो यहां पर हमें आयरन और हाइड्रोजन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इनको अब हम लोग बराबर करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अब अगला देखते हैं, अगला यहां पर कौन सा है? आयरन है, जिसकी संख्या 3 है और 1 है। इसको बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पर हमारा 3 है और यहां पर 1 है, तो यहां पर इस तरफ अगर हम लोग 3 लगा देते हैं तो यहां पर ये क्या हमारा बराबर हो जाएगा? जी हां, बराबर हो जाएगा। 3 आयरन हो गया और इधर भी 3 हो गया, तो यहां पर गुना 3 कर देते हैं, हो गया 3। ठीक है, बराबर हो गया आयरन हमारा। अब हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर हमारे पास 2 है। अब हमें इसे बराबर करना है। इसे कैसे बराबर करेंगे? तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर 2 है तो यहां 4 अगर लगा दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, दूना 4 यानी 8 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हां, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, ये दोनों 8 हो गए, बराबर हो गए। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हमारा समीकरण बना? 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। हमने क्या किया? इनके अणुओं की संख्या में बदलाव किया, जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से आपको जब भी कभी भी समीकरण को संतुलित करना है तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको बदलाव करना है अणुओं की संख्या में। कैसे होगा ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहां पर ये पूरा तरीका दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तो यहां पर क्या हुआ? हमने क्या किया? अभिकरण को हमने संतुलित कर दिया, संतुलित समीकरण को संतुलित कर दिया। अब यहां पर देखिए संतुलित करने के बाद भी हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो कि यहां पर हम इस समीकरण में जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहां पर जो हमारे पास उत्पाद है, अभिकारक है, उनमें जो भी तत्व हैं उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कि वो गैस की अवस्था में है, लिक्विड है, द्रव है, या फिर हमारा ठोस की अवस्था में है, उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास और भी जानकारियां हैं जो कि प्रदर्शित हम कर सकते हैं। वो है क्या? वो कि यहां पर हम लोग कितने दाब पर अभिक्रिया करवा रहे हैं, जैसे कि ताप कितना है, या फिर उत्प्रेरक कौन है, या फिर हम लोग रोशनी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये चीजें यहां पर हम लोग इस समीकरण में जोड़ करके जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर इस अभिकरण में देख रहे हैं, इस समीकरण में देख रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे ये क्या है? ठोस है तो S लिख दिया, गैस है तो G लिख दिया। यहां पर S यानी ठोस है, ये क्या है? गैस है। अब यहां पर H2O के आगे गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर हम लोग यहां पर भाप की बात कर रहे हैं, या फिर जो हमारे पास पानी है, जल है, वो गैसीय अवस्था में है, यहां पर अभिकरण में शामिल है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो और अभिकरण समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहां पर और जानकारी दी गई, जैसे 340 एटमॉस्फेयर, मतलब ये क्या है? दाब दिखा रहा है। यहां पर सूर्य प्रकाश के मौजूदगी में ये अभिक्रिया हो रहा है, क्लोरोफिल के मौजूदगी में हो रहा है, तो ये आप चीज, ये जानकारियां भी आप यहां पर दे सकते हैं।
अब यहां पर एक प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मतलब ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको अगर हम जलाने जाते हैं तो इसको जलाने से पहले हम लोग साफ करते हैं रगड़ करके। क्यों करते हैं? इसका कारण यहां पर यह है कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो रिबन है हमारे पास मैग्नीशियम का, ये प्योर मैग्नीशियम है भाई। ठीक है। अब ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत आ जाता है। उसके कारण इसको जलने में परेशानी होती है, जलने में यह दिक्कत करता है। तो हम लोग जब रगड़ते हैं तो रगड़ने रगड़ने का कारण यह है, साफ करने का कारण यह है कि हम लोग इसके ऊपर से, इस मैग्नीशियम के ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाते हैं, जिससे जब जलाएं तो अच्छे से जले, आसानी से जले। ठीक है, तो यह कारण है यहां पर। अब इसके बाद यह जो आपके सामने क्वेश्चन है या फिर ये अगला क्वेश्चन है, ये आपको यहां पर क्या करना है? संतुलित समीकरण लिखना है। ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए है, प्रैक्टिस करोगे आपका मजबूत होगा, आपकी तैयारी मजबूत होगी, संतुलित करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आसान होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमें सबसे पहला जो प्रकार पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पर हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर जो बातें बताई गई हैं इस पैराग्राफ में, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो मिश्रण से कोई बाहर जाता है ना अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो सीधे हम लोग कहां पहुंचते हैं? सीधे हम लोग पहुंचते हैं पहला प्रकार के ऊपर। पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसान सा अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा हमारे अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जहां पर दो या दो से ज्यादा अभिकारक शामिल हो रहे हैं और हमारा उत्पाद बन रहा है सिर्फ एक, वो हमारा क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अब इस चीज को समझने के लिए यहां पर आपको दिया गया है क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप की अगर हम लोग बात करें तो क्रियाकलाप में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, यानी कि CaO लेना है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें धीरे धीरे आपको जल मिलाना है। अब जल मिलाने के बाद जिस बीकर में आपने ये पूरा जल मिलाया है, जल और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया है, इसको छू करके देखिए क्या इसमें कोई ताप आ रहा है या कोई गर्मी में परिवर्तन हो रहा है? जी हां, होगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसका निर्माण करता है। और जब यह अभिक्रिया होती है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। अब यहां पर इसका अभिक्रिया दिया हुआ है। अब यहां पर यह अभिक्रिया आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी अभिक्रियाएं आपको दिखेंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन अभिक्रियाओं से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अभिक्रिया क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी से यानी जल से मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एक और चीज ध्यान रखिए कि यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्लियर बात है? क्लियर है? नाम याद रखिए, आपका रिएक्शन याद कर रखिए। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज, हमारा यहां पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? संयोजी अभिक्रिया हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ, जल के साथ जुड़ जा रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर अभिकारक कितने हैं? अभिकारक दो हैं। उत्पाद कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। मुद्दा क्या है कि भाई दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यही चीज कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बात है? अब देखिए ये जो अभिक्रिया आपने पढ़ा, इस अभिक्रिया के साथ एक या दो अभिक्रिया और जुड़ी हुई है, उसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए कहता है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है।
आप में से बहुत सारे लोगों के घर में चूने की पुताई होती होगी। चूने की पुताई होती है, तो चूने की पुताई जो होती है उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करते हैं। बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? यहां पर चूना, जो चूना पत्थर आता है ना, वो क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके? अपने घर में चूने की पुताई कर सके। ठीक है, तो यहां पर इसका अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया आपका इस प्रकार से होता है। पहला तो आपने अभिक्रिया यहां पर देख लिया कि पहला अभिक्रिया क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना यानी कि बुझा हुआ चूना बन गया। अब बुझा हुआ चूना जब हम दीवार पे लगा देते हैं, दीवार पे पुताई कर देते हैं, तो वो हमारे कमरे में मौजूद हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, और वहां पर जो दीवार है उस पर CaCO3 का, यहां पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बना देता है। तो चूने की पुताई के बाद आपके घर में जो चमक आता है, वो चमक किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। समझ गए? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारे घर में क्या होता है? दीवारों पर चमक आता है। चूने की पुताई के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लाते क्या हैं? लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। खरीद करके लाया कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाला तो काफी गर्मी निकली और रात भर उसको छोड़ दिया। अगले दिन सुबह यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उसका इस्तेमाल करके हमने घर में पुताई कर दिया। घर में पुताई किया तो दीवार पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्शन कर गया और हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इससे हमारा क्या हो गया? हमारे घर में चमक आ गया। इस प्रकार से चूने की पुताई में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ में यह भी ध्यान रखिए कि जो संगमरमर होता है, संगमरमर के पत्थर होते हैं, उसका भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़िए तो कुछ और संयोजन अभिक्रिया के आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे कि जब हम लोग यहां पर कोयले का दहन करते हैं तो क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और CO2 बना देता है। इसी प्रकार से H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जब हम लोग जल निर्माण करते हैं तो यह भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया आसानी से आप समझ सकते हैं कि जहां पर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा संयोजन अभिक्रिया। आसानी से क्लियर है? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साथ साथ आपको समझना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा अभिक्रिया का प्रकार है ना, ये हम एक प्रकार से अलग से पढ़ रहे हैं। मतलब कि जो हम यहां पर अपने अध्याय में अलग अलग प्रकार के अभिक्रियाओं को समझ रहे हैं, उसमें ये क्या होता है? हमारा अलग होता है। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है, मतलब यहां पर जब अभिक्रिया होगा, मान लो ये बीकर में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया करने के दौरान ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगा। और हमारा ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होता है, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हम लोगों को बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है, कि बाहर से ऊर्जा देंगे तब जाकर के हमारा अभिक्रिया होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो हमने उदाहरण देखा, हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कैसा अभिक्रिया है? ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें हमारा ऊर्जा बाहर निकल रहा है। समझ गए? तो ऊष्माक्षेपी के सबसे उदाहरण क्या है? जैसे CH4 है, मीथेन है। मीथेन को जब हम लोग जलाते हैं तो CO2 गैस बनता है, H2O बनता है और साथ में ऊर्जा निकलता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो श्वसन की अभिक्रिया होती है, श्वसन का अभिक्रिया भी क्या है? एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा निकलता है। इसी प्रकार से साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस का जब विघटन होता है कंपोस्ट में, तो वो भी क्या होता है? वो भी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न
प्रश्न पूछेगा कि भाई श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है? तो भाई ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है जिससे कि हमारा शरीर चलता है, ठीक है। इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हम लोगों को यहां पर ऊष्मा देना होता है, ऊष्मा बाहर से लगाना होता है, वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। मतलब कि एक प्रकार से ऊष्मा का शोषण करता है, वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर हमें विघटन करना है तो उसमें हम ऊर्जा लगाएंगे, ऊष्मा देंगे, तब जाकर के वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा। इसी प्रकार से अगर हमें जल को तोड़ना है, जल का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो वहां पर जल का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग बिजली दे करके करते हैं, बिजली के रूप में ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार से हमारे आसपास जो यहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा लगाते हैं। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश के रूप में ऊर्जा। और हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है यहां पर ग्लूकोज और यहां पर ऑक्सीजन बनता है। यह भी कैसी अभिक्रिया है? यह भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो क्लियर बात है यहां पर कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, आप ये क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर ये वही चीज की श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्लियर बात है। अगर हम यहां पर देखें तो अगला हमारे पास जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन में क्या हुआ? हमने 2 या 3 अभिकारक लिए, वो आपस में जुड़ गए, एक हमारा उत्पाद बन गया, संयोजन हो गया। यहां पर क्या होता है? यहां पर हम लोग एक अभिकारक लेते हैं, सिर्फ एक, और वो अभिकारक जो है वो टूट करके कई सारे उत्पाद बना देता है, 2, 3, 4 उत्पाद बना देता है। जैसे यहां पर एक सबसे पहले आपको उदाहरण दिया गया है, आपको क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या है भाई? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला हो गया। इसका कलर कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है, ठीक है। इसको लेना है, इसको आपको क्या करना है, क्वथनन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है। मतलब उसमें आपको ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेकर के गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारा ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है यह दिखता कैसा है। तो यहां पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भाई फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा है, ये इस प्रकार का रंग होता है इसका, ठीक है। जब हम यहां पर इसको गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये आपसे यहां पर सवाल पूछ रहा है। तो आइए इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O, तो गर्म करने के बाद ये जो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसका अपघटन हो जाता है। कैसे? FeSO4.7H2O, ठीक है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है FeSO4 और साथ में 7H2O में। जो इसमें जल था वो अलग हो जाता है और सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, फेरस सल्फेट बचता है, ठीक है भाई। फेरस सल्फेट बचेगा, कैसा हो जाएगा, इसका कलर सफेद जैसा हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही सवाल पूछता है कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में क्या परिवर्तन हुआ? भाई परिवर्तन हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही यहां पर इसका गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जब हम यहां पर ये जो फेरस सल्फेट है, हमें फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने से। तो इस फेरस सल्फेट को जब हम लोग और गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यहां पर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा गैस के रूप में उड़ जाता है। तो ये अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा, हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट और H2O में टूट जाएगा, और साथ में फेरस सल्फेट को और गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में यहां पर हमारा SO2 SO3 बन जाएगा।
ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर है, कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वही चीज कि भाई एक हमने यहां पर अभिकारक लिया, वो टूट करके कई सारे उत्पाद बना रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है। कहता है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देखिए यहां पर दिया गया है FeSO4 7H2, फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात हो रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो जल त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और यहां पर फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी तैयार होता है, बनता है। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस होता है। SO2 SO3 कैसा होता है, गैस के रूप में वो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। यह भी आपका एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। अब CaCO3 यानी कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कहां बना था, बना था जब हमने CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घर के चूने की पुताई की थी। समझ गए। तो उसके बाद CaCO3 बना था और उसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 साथ में बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज जान लीजिए कि हमने अभी उष्माशोषी अभिक्रिया की बात की थी, तो उष्माशोषी अभिक्रिया जुड़ा हुआ है हमारे वियोजन अभिक्रिया के साथ। मतलब यहां पर देखिए, आपने वियोजन अभिक्रिया कराया, ये कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तोड़ा, इसी प्रकार से आपने फेरस सल्फेट को तोड़ा, कई सारे वहां पर आपने उत्पाद बनाए। तो ये चीज करने के लिए हमने बार बार क्या दिया, उष्मा दिया। यहां देखिए उष्मा दे रहे हैं हम लोग। तो यहां पर जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है, इसको पूर्ण कराने के लिए हमें क्या करना होता है, बाहर से ऊर्जा देनी होती है। मतलब कि वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का हमारा उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है। अब यहां पर उष्माशोषी अभिक्रिया तो है, लेकिन यहां पर हम लोग वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए जो ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा हम लोग कई रूप में दे सकते हैं। जैसे हम लोग ताप के रूप में, उष्मा के रूप में दे सकते हैं, या फिर विद्युत के रूप में दे सकते हैं, या फिर प्रकाश की रोशनी दे सकते हैं। तो कई रूप में हम लोग यहां पर वियोजन अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों का एक उदाहरण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। लेड नाइट्रेट लिया, इसको यहां पर हमने गर्मी दिया, जब इसको ताप किया तो ताप करने पर क्या हो गया, लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा PbNO3 का होल 2, ये क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहां पर गैस निकलेगा, इसमें यह विघटित हो जाएगा। समझ गए। अब यहां पर एक चीज प्रश्न पूछता है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि वहां पर लेड ऑक्साइड बनता है। ठीक है। लेड ऑक्साइड के साथ ही यहां पर जब यह अपघटन होता है तो भूरे रंग का धुआं हमें देखने को मिलता है, और यह भूरे रंग का धुआं हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। समझ गए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हमें भूरे रंग का धुआं देखने को मिलता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो यह पूरा प्रक्रिया आपको वहां पर लिखना है, बताना है। ठीक। यह प्रश्न भी पूछता है कि भाई जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं हमें किसके कारण दिखता है, किस कारण से दिखता है, तो यह प्रश्न पूछता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर आप ये अभिक्रिया देख रहे हैं। अभिक्रिया में क्या है, यहां पर हम लोग यहां पर जल को एक प्रकार से वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जल है यानी कि H2O है, H2O को हम लोग बिजली दे करके तोड़ रहे हैं H2 में और O2 में। तो यहां पर ये हम लोग इस प्रकार से तोड़ने का काम कर रहे हैं बिजली की मदद से। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम लोग विद्युत की मदद से दे रहे हैं, ऊर्जा दे करके। तो कैसा है, उष्माशोषी अभिक्रिया है ये। ठीक है। तो यहां पर आपका एक सवाल बनता है जो कि आपकी किताब में भी शायद दिया गया है और एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि जब हम लोग यहां पर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उस समय में जो यहां पर दो यहां पर हमारे पास एनोड और कैथोड हैं, इनमें एक पर गैस की मात्रा दूसरे पर गैस की मात्रा से दुगनी होती है। मतलब यहां पर हम लोग के एनोड पर निकलता है ऑक्सीजन और कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन गैस। जब हमारा जल ये वैद्युत अपघटन होता है तो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा
हाइड्रोजन की मात्रा से आधी होती है, मतलब कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग यहां पर जल का देखते हैं, जल का पूरा संरचना देखते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का एक हमारे पास परमाणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु है। तो जब हम यहां पर जल का अपघटन करते हैं तो यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके मुकाबले दुगना हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर हमें दुगना गैस देखने को मिलता है। ये आकृति वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया समझ लीजिएगा। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो अगला हमारे पास क्रियाकलाप है। आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है चाइना डिश में। चाइना डिश एक प्रकार का बर्तन है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बर्तन को कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। सूर्य के प्रकाश में जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, जिसका रंग होता है श्वेत रंग का, इसको जब हम लोग रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है धीरे धीरे आपको रंग में बदलते हुए दिखेगा रंग, और ये धूसर रंग का हो जाएगा। उसका कारण क्या है? कारण है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण। मतलब जो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है ये सूर्य के प्रकाश के कारण सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सूर्य की प्रकाश में रखते हैं तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और यहां पर ये जो अभिक्रिया है इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ये प्रश्न के रूप में 1 नंबर में या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा। वियोजन अभिक्रिया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कई रूप में दे सकते हैं, जैसे कि बिजली के रूप में, प्रकाश के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में। तीनों प्रकार के यहां पर हमने अभिक्रियाएं देख ली। तो यहां पर देखिए यही चीज हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर आगे बढ़ें। आगे हमारे सामने क्या है, आगे प्रश्न है, तो प्रश्न ये आप देख लीजिएगा। यहां पर वही प्रश्न है जो हमने देखा था ना, कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फिर उससे चूने की पुताई करते हैं घर में, फिर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे घर चमकता है। वही चीज है। कहता है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है भाई, पदार्थ एक्स का नाम, इसका सूत्र लिखिए। ऊपर एक में लिखे एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका अभिक्रिया आपको लिख देना, आसानी से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यही प्रश्न है जो हमने अभी बात किया था कि जो क्रियाकलाप था हमारा जल के वैद्युत अपघटन का, उसमें जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो दुगनी क्यों होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक तरीके से कहिए तो यहां पर यह काफी आसान अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अभिकारक जो कि ताकतवर है, जो कि ज्यादा अभिक्रियाशील है या फिर ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। समझ गए? तो इसीलिए ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर आपको क्या करना है, 3 कील लेना है। ये क्रियाकलाप है। ठीक है, 3 कील लेना है, उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर देना है। ठीक है, 2 परख नली लेना है, हर एक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट डालना है, CuSO4 डालना है। ठीक है, 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रख दीजिए। तुलना करने के लिए एक की कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयनों के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। ठीक है भाई, यहां देखो कॉपर सल्फेट है, यहां पर यह विलयन किस चीज का है, कॉपर सल्फेट का है। रंग कैसा देख रहे हो, नीला रंग है। तुमको कील का रंग तो आइडिया होगा, कील का रंग तो तुम्हें पता होगा कि कैसा होता है। हमने क्या किया, यहां पर 2 परख नली लिए, एक परख नली में कील को डाल दिया, दूसरे परख नली में सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉपर सल्फेट था। हमने कील नहीं डाला, बल्कि वो उसी प्रकार से हमने साइड में रख दिया। 2 कील डाले थे, एक कील को हमने साइड में रख लिया तुलना करने के लिए। ठीक है, जब यहां पर हमने ये अभिक्रिया कराया तो अभिक्रिया यहां पर क्या हुआ,
यहां पर हमारा कील जो है वो क्या है, लोहे से बना हुआ है, तो ये Fe हो गया। कॉपर सल्फेट में हमने डाला था, और यहां पर क्या होगा, जब ये अभिक्रिया होगा तो ये जो Fe है, जो यहां पर ये लोहा है, ये क्या करेगा, कॉपर को उसके जगह से हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में हमारा Fe या आयरन जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहां देखो क्या बन गया, Cu को उसकी जगह से हटा करके क्या बैठ गया, आकर के आयरन आकर के बैठ गया और Cu को बाहर निकाल दिया। जब इस प्रकार की अभिक्रिया होगी तो इस प्रकार की अभिक्रिया होने पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारा परख नली था उसमें जो रंग था वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, धूसर, मतलब एक प्रकार से नीला नहीं रहेगा, दूसरा कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब तुम कील को देखोगे तो कील का रंग भी तुमको बदल जाएगा और कील का रंग भी तुमको एक प्रकार से भूरा जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने इसी प्रकार के और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहां पर जैसे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में विलयन में हम लोग अगर जिंक डालें तो यह भी यही काम करेगा, जिंक जो है कॉपर को उसके जगह से विस्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार से यहां पर लेड है, वो भी कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों, कॉपर की तुलना में लेड ज्यादा अभिक्रियाशील है, इस वजह से। सिंपल सी बात क्या है कि मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यह हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहां पर दूसरा हमारा सामने क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, ये मुझे लगता है कि सबसे आसान अभिक्रिया है इस पूरे अध्याय का। इसमें क्या होता है कि दो तत्व हैं, अपने अपने यौगिक में से अपने अपने जगह को बदल लेते हैं। मतलब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, यहां कुर्सी पर, मेरा दोस्त वहां की कुर्सी पर बैठा है, मैं बोला कि यार मेरा कुर्सी ले ले, अपनी कुर्सी दे दे। हमने क्या किया, अपना अपना जगह चेंज कर लिया, जगह बदल लिया, एक दूसरे को दे दिया। वही चीज यहां पर होता है। यहां पर क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के जगह पर चला जाएगा और दूसरा पहले के जगह पर आ जाएगा। जैसे यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया है, क्रियाकलाप दिया गया है। हम लोग 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे परख नली में हम लोग 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं और इन दोनों को इस प्रकार से मिला दे रहे हैं, एक को दूसरे में यहां पर हम लोग डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डाल देंगे तो यहां पर हमारा यह अभिक्रिया होगा। अब देखो यहां पर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहां पर है हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है भाई, सोडियम सल्फेट है। इसी प्रकार से है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है। अब यहां देखो क्या हो गया, ये जो SO4 है, सल्फेट है, ये आ गया किसके साथ, ये आ गया बेरियम के साथ, और ये सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे के जगह को बदल लिया, अपने पार्टनर को बदल लिया। यहां पर हमारा बन गया बेरियम सल्फेट और यहां पर इसके बाद हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये इस प्रकार से हमारा दोनों ने जगह बदल लिया और इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया पूर्ण हो गया। अब ये अभिक्रिया होता क्यों है, कैसे है, तो यहां पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो आयन बनते हैं, ये आयन एक तरीके से अपना जगह बदल लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा जो बेरियम का आयन बना और सल्फेट का आयन बना, इनकी अभिक्रिया से बना बेरियम सल्फेट, BaSO4 बना। ये एक प्रकार से अवक्षेप के रूप में तब्दील हो जाते हैं। मतलब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और साथ में जुड़ते हैं, तो ये एक ठोस के रूप में आ जाते हैं और ठोस के रूप में आने के कारण ये हमारे जो हमने बर्तन लिया था उस बर्तन में नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और वहीं जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड हमारे उस विलयन में ही घुला हुआ रह जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारा अभिक्रिया होता है, ये क्यों होता है, अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहां पर यही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है इसी अभिक्रिया को, कि यहां पर श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। कौन सा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है वो जल में विलय नहीं करता है, घुलता नहीं है, वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। उसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। और यहां पर इसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं।
ये जो अविलय पदार्थ है जो कि अभिक्रिया के दौरान बना, ये क्या है? ये हमारा अवक्षेप है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है भाई? वैसा अभिक्रिया जिसमें कि अवक्षेप का निर्माण होगा वो हमारा होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण आपको लिखना होगा तो ये वाला आप उदाहरण यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है? यहां पर क्रियाकलाप दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया यहां पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको क्या करना है? 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेना है, कॉपर का चूर्ण लेना है। ठीक है, उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होगा भाई? तो ये होगा, ये जरा देखो क्या होगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं? कॉपर चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का काला परत आ जाता है। मतलब जो कॉपर था, कॉपर का रंग आपको पता होगा कि कैसा होता है, उस रंग से वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। काला क्यों होता है? क्योंकि उसका ऊपर कॉपर ऑक्साइड का परत बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड क्यों बना? सॉरी, क्योंकि जो कॉपर हमने लिया उसने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड का रंग काला हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये कैसा अभिक्रिया है? एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। कैसे है हम अभी समझेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे क्या होता है कि जब यहां पर हम लोग कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, उसी गर्म के कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, गुजारते हैं उसके ऊपर से, तो वहां पर वो फिर से कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन जाता है और साथ में यहां पर हमारा जल बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो यहां पर क्या हुआ? ये हमारा हुआ एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया? ये हमारा हो गया अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कैसे हुआ भाई? दोनों में दोनों चीज को समझते हैं। यहां पर क्या हुआ? इस अभिक्रिया में कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया और हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जब भी किसी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के साथ, किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो जुड़ने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं कि क्या हो रहा है? हमारा उपचयन हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारा अभिक्रिया के दौरान हमारा ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन किसी भी तत्व से अलग हो जाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा अपचयन हो गया। ठीक है, यही चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन करता है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है। मतलब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन अलग हटेगा तो अपचयन। सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या हो गया? उपचयन। ऑक्सीजन हटना क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने एक और जानकारी है। जानकारी यहां पर यह है कि अब हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया समझेंगे। मतलब कि एक ऐसा स्थिति जहां पर एक ही अभिक्रिया के दौरान उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऊपर जो हमने उदाहरण देखा था, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस पास किया था, यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हमने देखा कि उपचयन हुआ। कैसे उपचयन हुआ? अपचयन हुआ। कैसे अपचयन हुआ? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कॉपर बन गया तो क्या बन गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हुआ। लेकिन यहां पर दूसरा चीज देखो कि यहां पर एक और चीज हो रहा है। जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ आकर के हमारा ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो यहां पर इसी अभिक्रिया में अपचयन तो हुआ, साथ में उपचयन भी हुआ। तो दोनों चीजें एक साथ हुई, उपचयन अपचयन दोनों चीजें एक साथ हुई, और यहां पर यह हमारा अभिक्रिया कैसा हो गया? उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके और भी उदाहरण दिए गए हैं कि देखो यहां पर जिंक ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया तो कैसा हो गया? अपचयन हो गया। यहां पर कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हां, बिल्कुल हो रहा है।
इसी प्रकार से हम लोग देखें तो MnO2 है, 4HCl है, इनका जब रिएक्शन कराते हैं तो MnCl2 4H2O Cl2 हमारा यहां पर अभिक्रिया के दौरान बन रहा है। यहां पर भी उपचयन अपचयन एक साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, यहां देखो साफ साफ दिखाया गया है कि देखो यहां पर HCl जो है वो Cl2 में उपचयित हो जा रहा है। HCl क्या हो जा रहा है, Cl2 में उपचयित हो जा रहा है, और यहां पर MnO2 जो है MnCl2 में अपचयित हो जा रहा है। तो यहां पर देखो MnO2 में क्या है, ऑक्सीजन है, ये इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, MnCl2 बन गया, तो ऑक्सीजन अलग होना क्या हो गया भाई, अपचयन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बोलता है कि 4HCl जो है ये HCl हमारा Cl2 में हुआ, तो इसको उपचयन बोल रहा है। कैसे भाई, कैसे बोल रहा है? तो यहां पर एक और चीज जानकारी ऐड करो। हमने देखा कि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है, और ऑक्सीजन अलग होता है तो अपचयन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद एक और लाइन ऐड करो कि भाई देखो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ, किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होगा, तो उसके लिए अलग हाइड्रोजन अलग होने को हम लोग उपचयन बोलते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ने को हम लोग अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, अगर हाइड्रोजन हटेगा तब उपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये चीज यहां पर ये है कि देखो, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है, अपचयन अपचयन सब चीज समझ में आ गया, कुछ वैसा डाउट है नहीं। अब यहां पर देखिए, हमारे लास्ट टॉपिक में हम आ चुके हैं। यहां पर बात करता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण सिंपली बात करें तो लोहे में जो जंग लगता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और सिर्फ लोहे की बात नहीं हो रही है, जितने भी धातु होते हैं सभी धातुओं की हम यहां पर बात कर रहे हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब यह होता है कि कोई भी धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से जब संक्षारित होता है तो वो इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काला परत आ जाता है, जो कॉपर है उसका रंग हरा हो जाता है, लोहे का रंग लाल हो जाता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि इन धातुओं का संक्षारण होता है। संक्षारण की वजह से हमें कई प्रकार का नुकसान होता है, बहुत क्षति होती है। हमारे समाज के लिए बहुत एक समस्या की चीज है, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग है उसमें जंग लग जाए तो भाई बिल्डिंग गिरने का खतरा होता है। कोई पुल है, जंग लग जाए तो पुल गिरने का खतरा होता है। कोई तो बहुत महंगी मशीन है, उसमें जंग लग जाए तो उसके बर्बाद होने, खराब होने का खतरा होता है। तो अध्याय 3 में हम लोग संक्षारण के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे सामने है टॉपिक विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हमारे जो भोजन होते हैं जिसमें वसा काफी मात्रा में होता है, तैलीय खाद्य पदार्थ काफी मात्रा में होता है, उसको अगर लंबे समय तक खुला रख दिया जाए तो उसमें गंध आ जाता है, वो खाने योग्य नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग विकृत गंधिता इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण यह है कि जो हमारे पास भोजन में तेल और वसा होते हैं वो एक प्रकार से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, और अभिक्रिया कौन सी? उपचयन अभिक्रिया कर देते हैं, जिससे कि वहां पर वो भोजन हमारे खाने योग्य नहीं होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग कई तरीके की चीजें अपनाते हैं। जैसे कि आप जो पैकेट लेज कुरकुरे का पैकेट खाते हैं उसमें देखते हैं कि वो पैकेट काफी फूला हुआ होता है। उसके फूले होने का कारण यही होता है कि उसमें वहां पर इस उपचयन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि ये उपचयन ना हो और वो जो चिप्स है वो खराब ना हो। इसी प्रकार से जो भी भोजन सामग्री पैक होकर के आती है, उस भोजन सामग्री में यहां पर कई प्रकार के आपको प्रतिऑक्सीकारक यानी कि ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि उपचयन को स्लो करते हैं या फिर रोक देते हैं। समझ गए? इसके साथ ही खाद्य सामग्री को हम लोग वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं ताकि उपचयन की अभिक्रिया धीमी हो जाए, और भी कई तरीके अपनाते हैं ताकि यहां पर उपचयन कम से कम हो और हमारा भोजन कम से कम खराब हो। अब यहां पर वैसे देखें तो हमारा यह समाप्त हो जाता है अध्याय। अध्याय में काफी सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न इस अध्याय में आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है, या फिर आप एक प्रकार से जो उपचयन अपचयन है इन चीजों के लिए। तो इन प्रश्नों को आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आपका तैयारी मजबूत हो।
तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।